नमस्कार साथियों, आज मैं अनुज शर्मा आपके साथ फिर हूं एक मोटिवेशन वीडियो के साथ में। जैसा कि लगातार समय के साथ आपको बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराता रहता हूं, आपके अंदर एनर्जी बूस्टिंग का काम भी करने की कोशिश करता हूं। अगर सफलता मिलती है तो ये आपका सौभाग्य होगा और मेरे लिए एक आपके लिए किए जाने वाला अच्छा कार्य होगा। देखिए, जिंदगी यूं ही चलती रहती है, समय यूं ही चलता रहता है, क्योंकि समय जो आगे बढ़ता है ये लोगों को साथ पकड़ने की कोशिश नहीं करता, ये लोगों को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, जबकि हम लोगों की आदत होती है हम समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जिंदगी में कठिनाइयां सबके आती हैं, समय विपरीत यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरीके का आता है। इनसे लड़ना हमें सीखना चाहिए। और आजकल जिस तरीके से हम लोगों से मिलते हैं, देखते हैं और जैसा लोगों का व्यवहार नोटिस करते हैं, तो आजकल लोगों ने एक हैबिट बना ली है, एक हैबिट बना ली है। और वो हैबिट क्या है? सबसे कम लिखने की हैबिट बना ली है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले जरूर आज से कुछ ना कुछ अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये एक स्ट्रेटजी बना ली है कि स्पून फीडर होते चले जा रहे हैं। मैक्सिमम भारत की 99% विद्यार्थी की जो संख्या है वो केवल स्पून फीडर हो रही है और वो आत्ममंथन और सेल्फ स्टडी की तरफ नहीं जा रही है। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे मित्रों साथियों से जो पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैंने जब बात की तो अधिकतर लोगों का जवाब यही रहता है कि सर, हम लोग मोबाइल पर आप वीडियो दे देते। देखिए, मैं लाइव क्लास क्यों लेता हूं? मैं क्यों नहीं अपने रिकॉर्डेड क्लास आपको दे देता हूं? रिकॉर्डेड मैं कम प्रेफरेंस में रखता हूं। मैं कोशिश यही करता हूं कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस का यूज कम करें, आप लाइव सेशन में रहें। क्योंकि अनुज सर ने अभी तक जब तक पढ़ाया है तब तक डिस्कशन किया है आपके साथ, चाहे क्वेश्चन भले कैसा भी हो, आपके साथ डिस्कशन मेरा होता है। चाहे क्वेश्चन कठिन हो, चाहे क्वेश्चन सरल हो, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मैं अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देने की कोशिश करता हूं, या अपने दोस्तों से भी यही कहता हूं कि अगर आप इसे सॉल्व करके लिख करके डाल देंगे व्हाट्सएप पर तो दूसरे लोग भी इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हैबिट जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैंने उनके अंदर पैदा की है। लेकिन जो हाई फाई कोचिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो अक्सर रात और दिन मैंने देखा है सिर्फ उनके आगे मोबाइल चलता रहता है और अल्टीमेट एक ही बात होती कि सर हम रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो देखने से चीजें नहीं आती, करने से चीजें आती। देखने से चीजें अगर आती होती तो फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कोई सवाल देख लिया, ये मेरा वादा है कि अगर सवाल आपने देख लिया, अरे बोले ये ऐसे होगा, और जब लगाने बैठे तो एक स्टेप दिमाग से स्लिप कर गई, वो परेशान करती रही। तो जितने भी लोग, चाहे वो झारखंड की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो एमपी पीजीटी की तैयारी करने वाले हों, चाहे वो हैशटैग की तैयारी करने वाले हों, DSSB की तैयारी करने वाले हों, जितने भी भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं वो एक बात तो जरूर नोटिस कर ले, पढ़िए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि लिखने से माइंड पर छपता है, ये उस मेमोरी में चला जाता है जो मेमोरी परमानेंट मानी जाती है। और अगर आप केवल विजुअलाइजेशन करते हैं, उसे देखते हैं, तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं रहता है। बिल्कुल सत्य एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी के फेस को ट्रेन में देखा था, आपने उसको जब देखा और वो पर्सन आपको 4 या 5 साल बाद कहीं मिला, तो आप जोर लगाएंगे यार इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा था। दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको कहां देखा था? लखनऊ देखा था, पटना के रेलवे स्टेशन पे देखा था, या फिर हमने कहीं देहरादून के रेलवे स्टेशन पर देखा था, दिल्ली पे कहां, यार मैं कहां गया था, कहां इससे मिला था। यानी कि अगर आपको याद आया तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट आपके कंज्यूम हो जाएंगे। लेकिन अगर यही बात
मान लीजिए उस आदमी से ट्रेन या बस में बैठते समय आपका या तो अच्छे माहौल में डिस्कशन हो गया हो या कोई दुर्घटना उसके साथ, जैसे मान लीजिए आप निकल रहे, धक्का ही लग गया, धोखे से गिर गया, बोले यार दिखता नहीं है, बिल्कुल है, मतलब उसने अजीब सा व्यवहार आपके सामने किया, यानी उसने जो स्ट्राइक किया माइंड पर वो परमानेंट मेमोरी में चला गया। और जब आपने उस इंसान को देखा तो आपको महसूस हुआ कि यार ये वही आदमी था जिसने मेरा बैग यार हटाया दिया था, थोड़ा बदतमीजी कर दी थी, या उसने बड़ा कितना अच्छा, ये वही इंसान जिसने बड़ा अच्छे वर्ड हमारे लिए बोले थे। मींस XYZ कोई भी चाहे घटना हो, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, लेकिन दिमाग पर एक छाप जरूर छोड़ती है। सवाल एक बार आए या ना आए, लेकिन जब आप लिखेंगे तो दिमाग पर छाप जरूर छोड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको उदाहरण दिया है। और दूसरी चीज भी जान लीजिए, अगर आपके मन के विचार अच्छे हैं, मन की जो एनर्जी है, मन का जो मैग्नेट है, जो दिमाग हमारा, ये मस्तिष्क है, ये बहुत बड़ी मैग्नेट है, ये लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। अगर आपका सपना लेक्चरर बनना है, अगर आपका सपना प्रोफेसर बनना है, अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है, अगर आपका सपना इंजीनियर बनना है, अगर आपका सपना एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है, अगर आपका सपना है कि मैं साइंटिस्ट बनूं, तो उस सपने को अपने माइंड में सजोते रहिए और उस सपने को 24 घंटे घुमाते रहिए। मैग्नेट हमारा जो मस्तिष्क है उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। आज नहीं तो कल सफलता निश्चित हो जाएगी, बशर्ते दिशाएं वही होनी चाहिए जिस दिशा में आपका दिमाग सोचता है। क्योंकि मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि अगर मैंने जो सोचा वो बहुत सारी चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में पाया है। मैंने अगर ये सोच लिया कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है तो आज नहीं कल परसों मिल जाएगी, तो ये भी अपने दिमाग का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिसमें आप फंसे हुए हैं। अगर आप लगातार, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे पीजीटी के लोग जो बड़ा अच्छे हैं, विद्वान हैं, लेकिन पीजीटी न निकलने का कारण सिर्फ उनका यह है कि वो अपना काम चला रहे हैं। मेरा काम तो चल ही रहा है यार, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फार्म भर दिया है यार, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात, हो जाएगा तो ठीक है। वो तो बाई चांस हो गया कि मान लीजिए आपने वही पढ़ा जो पेपर में आने वाला था। ये तो भाग्य की बात बोलो, कहीं ना कहीं भाग्य तो थोड़ा साथ देता ही है, इस बात को मैं मानता हूं। क्योंकि मैंने बहुत सारी हस्तियों को जो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत विद्वान है, वहां पहुंचते नहीं देखा जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, और जिनके पास थोड़ा उनसे कम ज्ञान था वो वहां पहुंच गए जहां उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। ऐसे एक नहीं 1 लाख उदाहरण है। तो ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि हम जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में हमारी मेहनत, हमारी सोच अगर पॉजिटिव जा रही है तो अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। अगर भाग्य आपका 20% साथ देता है और आपने 80% अपना कर्म उसके अंदर पॉजिटिव वे में जोड़ दिया, तो भाग्य भी फिर बढ़ के 20 से 50% की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपने मजबूर कर दिया है भाग्य को भी आप अपने कर्मों के अनुसार आपकी स्थिति को बदलने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी घटना सुनाता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कोई चीज पा लेनी है तो फिर मान लीजिए कि उस तरफ देख लीजिए, उसमें तन्मयता से लग जाइए और छोड़ दीजिए इन सब बातों को कि जब होगा तो देखा जाएगा। जब पेपर आएगा पीजीटी का तो तैयारी कर लेंगे, और अभी यार पढ़ा लो थोड़ी ट्यूशन, अभी थोड़ा पैसा कमा लो, और अभी मेरे पास बच्चे भी, बैच भी बढ़िया बन रहा है, फिर बैच भी नहीं बन पाएगा यार, भरपूर नोट कमा लो, इन सर से कहाँ जो है चक्कर में फंसोगे। इतनी तो मुझे ही, मैं खुद यार पढ़ाता हूँ बहुत सारे बच्चों को, ये लोग हमें क्या पढ़ाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है कि कोई किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि आप भी ऑलरेडी MSc नेट JRF सब क्वालिफाइड हो, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप एक बहुत ईमानदारी से बात बताइए कि अगर आपको अपने घर से 100 किलोमीटर दूरी का सफर करना हो, आप बहुत अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो,
लेकिन जब बस में बैठोगे तो फिर आपको बस की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, भले ही आप क्यों न मर्सिडीज में चलते हो। ये सत्य है। अगर आप सफर नहीं तो फिर अपनी मर्सिडीज में चले जाइए, क्या दिक्कत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर कहीं सवार होना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक प्रॉपर कोच की जरूरत पड़ती है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन, पूरा मन, पूरा तन में सब कुछ लगा देते हैं तो वो चीज आपकी हो जाएगी, ये निश्चित है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता देता हूं कि अगर भाग्य को कर्म से बदलना है, अपने भाग्य को भी मजबूर कर देना है कि आप मेरे कर्म के अनुसार मेरे भाग्य को परिवर्तित कर दीजिए, तो ये उदाहरण सुन लो, मजा आ जाएगा। एक बार की घटना सुनाता हूं आपको। एक साधु, एक संत, बहुत महान ऋषि जो भगवान की तल्लीनता में रहते थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते अपनी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का समय गुजार दिया। सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, जैसे सबरी को इच्छा थी कि श्री राम के दर्शन हो जाए। उसने अपना पूरा जीवन बचपन से लेकर के और अंत तक का जीवन सिर्फ एक ही उम्मीद में गुजारा था कि भगवान के दर्शन मुझे होंगे। और निश्चित जब जो जीवन था उसके अंतिम पड़ाव पर पहुंची थी सबरी, तभी उसको भगवान के दर्शन, क्योंकि उसकी लगन थी, उसका मन था। तो वैसे ही एक ऋषि थे, उनको भी सिर्फ एक ही मन था कि ईश्वर की आराधना करते रहे। आराधना करते करते जब बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया तो उनको लगा कि आज मंदिर में चल के भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूं और मांगने की कोशिश करता हूं कुछ। और क्या मांगा उन्होंने कि भगवान, बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी, सिर्फ छोटी सी एक बात कही कि भगवान, मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मुझे दर्शन दे देना, बस आपके दर्शन हो जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बहुत देर तल्लीनता में बैठा रहा, लेकिन भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिया। अंततः जब वो वहां से उठा और चला तो पता है, उसने नेगेटिविटी नहीं आने दी दिमाग में। क्या नहीं आने दी? कहा कि मेरी पूजा में, मेरी आराधना में, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। जाता हूं वापस, फिर एक बार भगवान में तल्लीन हो जाऊंगा, फिर एक दिन भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दर्शन। इसी जगह अगर आप होते तो मालूम क्या दोष लगाते? बोले पीजीटी में पैसा चल गया होगा। मुझसे बड़ा तो विद्वान ही नहीं था वहां कोई। मैं तो पेपर पूरा 104 नंबर 5 नंबर करके आया यार। 85 सही थे, 80 सही थे, लेकिन बोलोगे 104 105 मेरे सही थे, फिर भी मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पैसा चला होगा। अपनी नेगेटिविटी नहीं ढूंढ रहे हो, अपनी कमी नहीं ढूंढ रहे हो, पूरे सिस्टम पर दोष लगा रहे हो, ये आपकी कमी। तो सिस्टम पर दोष लगाना बंद कर दिए। तो उस ऋषि ने मालूम क्या किया? गया, दोबारा मेहनत की, दोबारा भगवान की आराधना में बैठा, फिर गया, भगवान ने दर्शन फिर भी नहीं दिया। बहुत परेशान हो गया, टूट गया था अंदर से। बोला लग रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरे जीवन की कोई ऐसी कड़ी है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं। फिर भी बंदा पॉजिटिव सोच रहा है। यही मनन करते हुए जा रहा था कि आखिरकार मैं अपनी पूजा पाठ में, आराधना में कहां मुझसे चूक हो जा रही है कि भगवान से मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूं, भगवान से मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। यही सोचते सोचते जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में एक व्यक्ति सुसाइड करने के लिए पुल के ऊपर खड़ा हुआ था, कूद नहीं जा रहा था। संत ने देखा, बेटे क्या बात है, रोका, क्या बात है भाई? बोले श्रीमान, मैं बहुत परेशान हूं अपने शरीर को लेकर के। मेरे शरीर में ऐसी बीमारी, स्किन डिजीज हो गई, कोढ़ हो गया कि सही नहीं हो रहा है, और
मेरे परिवार वालों ने, मेरे बच्चों ने इतना पैसा मुझ पे लगा दिया कि अब उनके पास खाने तक को नहीं बचा है। और अगर मैं और जीवित रहा तो हो सकता है कि मेरे जहां बच्चे रह रहे हैं वो घर से सड़क पर आ जाए। तो इससे अच्छा कि मैं ना ही रहूं दुनिया में। तो उस महर्षि ने क्या कहा पता है? कहा कि बेटा ये जल लो। उसने अपने कमंडल से जल निकाला और उस जल पर भगवान की आराधना थी। भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की हो तो इसका कोड सही कर देना, बस इतना मांगता हूं आपसे। स्वार्थ उसका अपना कहीं पर छुपा नहीं था। उसने अपने लिए अब भी कुछ नहीं मांगा। छिड़क दिया जल और वो सही हो गया। घर पर पहुंचा, उसके शरीर में स्वस्थता आने लगी, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। फिर एक दिन ऋषि पहुंचे मंदिर, बोले, फिर वही भगवान की आराधना में तल्लीन होकर बैठ गए और पूछा कि भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की हो, आपकी आराधना की हो, आपकी पूजा की हो, तो एक बार आज मुझे दर्शन दे। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। कहानी बहुत कुछ सिखा करके जाएगी आपको आज। भगवान प्रकट हो गए, खड़े हुए, बोले जय हो। बोले बताओ बेटा क्या इच्छा है तुम्हारी? उन्होंने कहा प्रभु मुझे आपसे कोई, आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, लेकिन एक छोटी सी शिकायत है। बोले बताइए क्या शिकायत है? बोले शिकायत ये है कि मैं पिछले 3 राउंड लगा चुका हूं, 3 बार आ चुका हूं यहां, और आपका मैंने बहुत मन से आराधना की, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बस इतना जानना चाहता हूं कि पिछली बार, उनसे पिछली बार, उससे पिछली बार जब मैं आया तो आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? तो भगवान ने सिर्फ एक ही बात कही, पता है क्या? कि तुमने इतने मन से मेरी पूजा की थी, इतने मन से मेरी आराधना की थी, इतनी तल्लीनता से मेरे अंदर समा गए थे कि तुम्हारा बोझ, तुम्हारी भक्ति का जो बोझ था वो मैं उठा नहीं पा रहा था, शर्म के मारे, क्योंकि तुमने जिंदगी में अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं था। तो इसलिए मैं शर्म के मारे आने में संकोच कर रहा था कि आखिरकार क्या मुंह लेकर के जाऊंगा कि मैंने तुम्हें दिया तो कुछ है ही नहीं, तुमने जीवन में अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन याद करो, कल तुमने कुछ मुझसे मांगा था, उस इंसान का के स्वास्थ्य के बारे में मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने उसको स्वस्थ किया, तो बहुत सारा बोझ मेरा थोड़ा सा उतर गया। तो आज हिम्मत जुटा पाया हूं तुम्हारे सामने आने की। तो जान लो दोस्तों, भगवान को मजबूर कर दो अपने सामने लाने में, यानी दोष सिस्टम पर नहीं, सिस्टम को मजबूर करना सीख जाओगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। सिस्टम को झुकाना सीख जाओगे, सफलता निश्चित मिलेगी। मैं इसका बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण हूं। जिस सिस्टम पर आप दोष लगाते हैं, जिस इंटरव्यू पैनल पर आप दोष लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, मैं उस इंटरव्यू पैनल में गया हूं, मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। लोग 3 मिनट का इंटरव्यू देते हैं, मैंने 33 मिनट का इंटरव्यू, 30 से 33 मिनट का इंटरव्यू मेरा था। आखिर में चलते समय मैंने इतना ही पूछा कि सर और कोई अगर आपकी इच्छा कुछ पूछने की हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मुस्कुरा के यही बोले कि सर थैंक यू। तो सिस्टम को झुकाना सीखिए, सिस्टम के आगे झुकना नहीं सीखिए। आप लोगों की सबसे बड़ी यही एक कमी है जिसे सुधारना है। एक तो लिखना, जो आप कम लिखते हैं, स्पून फीडर होते चले जा रहे हैं। स्पून फीडर कम होइए, प्रैक्टिस करिए लिख करके। क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद सीखिए, 4 दोस्तों से करवाइए, और जब सब जगह से हार मान जाओ तब गुरुजी से करवाइए। आपको प्रश्न याद रहेगा, कैलकुलेशन का तरीका आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के मार देंगे गुरुजी के सिर पे, तो गुरुजी तो सॉल्व करेंगे ही, चाहे उन्हें आए और या ना आए। आएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा तो फिर समझ के कर देंगे, कर तो देंगे ही, ये तय है।
क्योंकि वो अगर आपको शिक्षा देते हैं, कोई भी गुरु अगर आपको शिक्षा देते हैं तो उन्हें आपकी समस्याओं के समाधान के लिए खुद जलना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारी चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी। अगर कठिन होगा तो देखकर बताएंगे और नहीं तो बता ही देंगे। तो पहली बात तो आप अपनी प्रैक्टिस लिखने की बढ़ाइए। दूसरी, जिन चीजों में इंटरव्यू है, जिन पीजीटी के पेपर्स के बाद इंटरव्यू लगा हुआ है, उन पीजीटी की परीक्षाओं में बोलने का एक मैनर ये भी आपके अंदर होना चाहिए कि सामने वाला कैसे आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर जाता है, कैसे खिंच जाता है आपकी तरफ, ये चीज भी आनी चाहिए। तो सबसे पहला काम लिखने की प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। दूसरा काम बोलने का, शब्दों का चुनाव अच्छे से करिए कि आप सामने वाले के मतलब जो आपके सामने बैठा उसके सामने अपनी बात इतने ढंग से और मजबूती के साथ रखते हैं कि वो आपकी बात को नकार नहीं सकता है। आप अपनी चीजों को इतने ढंग से सामने प्रस्तुत करते हैं कि उसके जो तरीके हैं समझने के वो बहुत ही परफेक्ट माने जाएंगे कि यार बंदे ने जवाब दिया, 2 लाइन में दिया, सटीक दिया, इसका मतलब है बाकी देखा जाएगा, इसको ऊपर लाइए, टॉप पे लाइए इसको। तो ऐसी चीजें भी आपके अंदर पैदा होना चाहिए। तीसरी चीज है आत्मविश्वास रहना चाहिए कि जीत हमारी होगी या नहीं होगी ये मैटर नहीं है, जीत हमारी होगी ये बिल्कुल सत्यता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये छोड़ दीजिए कि जब एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे। एग्जाम जब आएगा तो आपको मात्र 15 से 20 दिन पहले या मैक्सिमम 1 महीना पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी, इससे पहले आपको नहीं मिलेगी। नोट कर लीजिए ये बात भी आज कहीं पर। जैसे ही एग्जामिनेशन आएगा आप तुरंत किताबें पलटना शुरू कर देंगे। जब याद करेंगे डोहम इक्वेशन, याद हो जाएगी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज में डोहम में फर्क जरा सा हुआ, डिस्टर्ब हो गए। आपको जूल थॉमसन के फार्मूले में पता लगा कि हीट कांस्टेंट करनी थी कि प्रेशर कांस्टेंट करना था कि टेम्परेचर कांस्टेंट करना था, क्या था, बाकी पूरा फार्मूला याद है, नीचे यार कंफ्यूज करके, क्योंकि उन्हें 4 ऑप्शन ही ऐसे बना के दिए थे। तो ये सब चीजें तुरंत नहीं आपको याद हो पाएंगी। आप प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगी। घटनाएं अपने अंदर बढ़ाते रहिए, मीन्स लिख करके, सामने नोट्स के तरीकों को बदल करके। आपने नोटिस किया होगा कि मेरी जितनी वीडियो मैंने जितनी बार पढ़ाया है, हर बार अलग अलग ढंग से लिखा है, अलग अलग ढंग से मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आपके दिमाग पर छाप छूटती रहे। आपके सामने जितने भी टीचर्स हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है कि आप मेहनत करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट आप तक नहीं आ पाता जितना आउटपुट आना चाहिए। तो वो आउटपुट अगर आपको बढ़ाना है तो थोड़ा समय अपने लिए जरूर देना पड़ेगा। और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो मैंने बताई हैं, इनको ध्यान रखिए। लिखने का तरीका समझिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, बोलने का तरीका सीखिए, सामने वाले के अपने के सामने वाले के सामने अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करिए कि जैसे दूसरे को जो बात आप कह रहे हो बस वही सत्य है। और अंतिम और आखिरी बात आपको एक चीज और बताएं, धैर्य और प्रतिदिन प्रैक्टिस, इसको बिल्कुल ना छोड़िए। इस बात का इंतजार न करिए कि परीक्षा आएगी तो तैयारी कर लेंगे, अन्यथा या तो आप अपना बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दें जिससे कि आने वाली पीढ़ियां आपकी चलती रहे, तो सैल्यूट करता हूं आपको। और अन्यथा अगर छोटे से स्ट्रक्चर में जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक समय के बाद आपको जब थकान देगा तो जरूर महसूस होगा कि काश हमने भी उस समय ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होता। तो या तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दो कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, इस बात का मैं समर्थन करता हूं, दिल से समर्थन करता हूं। या फिर अगर 2-1 घंटे निकाल के अपने जीवन के आने वाले समय को परिवर्तित कर दो और भाग्य को मजबूर कर दो कि आपका भाग्य कर्म के अनुसार मजबूर हो जाए कि अब मुझे बदलना ही पड़ेगा, तो भाग्य बदल दो अपने कर्म से। आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति कहलाओगे, ये मेरा वादा है। तो
मेहनत करिए, आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के कभी मत देखना। चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कठिनाइयां आपके जीवन में क्यों ना आए, लड़ना सीख लेना, क्योंकि खुद ही में खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। भगवान को झुका देना, मजबूर कर देना भगवान को आप अपने सामने कि लो बेटा अब तो मजबूर हो गए, बहुत मेहनत की, ये क्वालिफाई हो गई, ये पकड़ो अपना रिजल्ट। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको फिर मिलूंगा एक मोटिवेशन के साथ में। आपका मोटिवेशन करता रहूंगा, आपको एनर्जी बूस्टर का काम करूंगा, और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लोगों में भेजते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी में एक नया अध्याय और जुड़ जाए। अगली वीडियो फिर मिलूंगा आपके साथ अच्छे इन्हीं शब्दों के साथ में, और आपको बिल्कुल हताश नहीं होना, आगे बढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।